हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पे कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आपका बहुत सारा थ्योरी वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट इको आर आई। इको आर आई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी इको आर आई क्या है? ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है। अब हमें चूज करना है स्टेटमेंट जो कि इको आर आई के रिगार्डिंग करेक्ट है। ऑप्शन ए में दिया गया है, कट द डीएनए विथ ब्लंट इंड। ये ब्लंट इंड बनाता है तो नहीं, ये स्टिकी इंड बनाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। कट द डीएनए विथ स्टिकी इंड, स्टिकी इंड प्रोड्यूस करता है, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी में, रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस। हाँ, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जो भी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है और तभी कट लगाएगा। कट द डीएनए बिटवीन जी एंड ए व्हेन इनकाउंटर द डीएनए सीक्वेंस GAATTC। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन बी, सी और डी, बी, सी और डी करेक्ट है। हाँ, एक और ऑप्शन है एक्सोन्यूक्लियेज। तो ये एक्सोन्यूक्लियेज नहीं है, ये इंडोन्यूक्लियेज है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए ब्लंट इंड का मतलब क्या होता है, स्टिकी स्टिकी इंड का मतलब क्या होता है। ब्लंट इंड का मतलब है कि जैसे कि आप ये सीक्वेंस है GAATTC, तो अगर कट ऐसा लगा कि दोनों न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बराबर बराबर पार्ट में कटे तो ये ब्लंट इंड कहलाएगा। लेकिन अगर इसका कटिंग GAATTC, यहाँ पे G और A के बीच में कट रहेगा तो ये ओवरहैंगिंग सीक्वेंस बनेगा, स्टिकी इंड होंगे। और स्टिकी इंड का मतलब है कि वो अपने कम्प्लीमेंट्री के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके दोबारा जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है इलेक्ट्रोफोरोसिस के बारे में। सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी डायरेक्टली सीन अंडर यूवी रेडिएशन। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट होता है उसको हम लोग डायरेक्टली यूवी रेडिएशन के अंदर नहीं देख सकते हैं। उसको हम लोग तभी देख पाएंगे जब उसको हम लोग कलर कर दे विथ इथीरियम ब्रोमाइड, विथ इथीरियम ब्रोमाइड। इथीरियम ब्रोमाइड से कलर करके ही उसको हम लोग देख पाते हैं यूवी रेडिएशन के अंदर। अब तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 2 में है, सेपरेटेड डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस। सेपरेटेड डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस, इस स्टेप को इल्यूशन कह देते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए मूव टुवर्ड एनोड, जो डीएनए का फ्रैगमेंट होता है वो एनोड की तरफ मूव करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, सीविंग इफेक्ट ऑफ एगोरोज जेल हेल्प इन सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग आर द स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोसेस पीसीआर। हमें उस स्टेप को बताना है जो पीसीआर में फॉलो होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, टेम्परेचर दे करके डीएनए के स्ट्रैंड को अलग करना। तो सबसे पहला हो जाएगा सी, सी के बाद फिर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एनिलिंग करते हैं। एनिलिंग में प्राइमर जुड़ता है और प्राइमर जुड़ता है, ओके। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, प्राइमर जुड़ने के बाद फिर ट्रीटमेंट विद टैग पॉलीमरेज एंड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो ये हमारा हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन के बाद फिर एम्पलीफिकेशन, ऑप्शन बी, ये करेक्ट सीक्वेंस है, पीसीआर में फॉलो होता है। CADEB, CADEB ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप इसको इस डायग्राम से समझो। तो सबसे पहला स्टेप हो जाता है डीनेचुरेशन, जहाँ पे हाई टेम्परेचर दे करके डीएनए के स्ट्रैंड को अलग करवाया जाता है। उसके बाद फिर एनिलिंग, जहाँ पे प्राइमर जुड़ेगा
और प्राइमर जुड़ने के बाद फिर क्या होता है, हम लोग मीडियम में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डालेंगे और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड को डालेंगे। इससे क्या होगा कि दोनों स्टैंड पे ग्रोथ होगा और एक्सटेंशन होगा। और नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन ओके। तो ये अगर हम लोग 30 साइकिल करें तो हमारा जो डीएनए का फ्रेगमेंट है वो 1 बिलियन टाइम्स एम्प्लीफाइड हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन स्टैंड्स फॉर। टीआई प्लाज्मिड क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्यूमर इनहिबिटिंग प्लाज्मिड नहीं, ट्यूमर इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड ये भी नहीं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ये ऑप्शन करेक्ट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड ये भी रॉन्ग है। तो 4 नंबर का हो जाएगा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये जो बैक्टीरिया में टीआई प्लाज्मिड होता है ये वेक्टर की तरह काम करता है प्लांट्स के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है सेलेक्ट द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम whose restriction site are present for the tetracycline resistance gene in PBR3T2 क्लोनिंग वेक्टर। हमसे पूछा गया है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में कौन से रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट हैं। तो आप इस डायग्राम से देखो, हमें पूछा गया टेट्रासाइक्लिन ये रहा हमारा, और यहाँ पे बैम्स बैम्स H1 और सेल फर्स्ट ये दोनों रिस्ट्रिक्शन साइट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले रीजन में प्रेजेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आप यहाँ पे ये भी याद रखो कि एम्प्लीसिलिन में क्या प्रेजेंट है, पीवीयू फर्स्ट प्रेजेंट है, पीएसटी फर्स्ट प्रेजेंट है। और इस डायग्राम में आपको कुछ चीजें और ध्यान रखना है, जैसे कि ये ओ आर आई क्या है। तो ओ आर आई सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर आपको ये रोप के बारे में पता होना चाहिए। अब ये रोप क्या है, तो रोप बेसिकली आप देखो, रोप कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को रेप्लिकेशन करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो ये रोप कोड करता है। तो आपको ये डायग्राम को बहुत अच्छे से याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है द डीएनए फ्रैगमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस कैन बी यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो फ्रैगमेंट हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किया है उसको हम लोग यूज करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए। तो हाँ ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 है स्मॉलर साइज डीएनए फ्रैगमेंट आर ऑब्जर्व नियर एनोड while larger fragment are found near the well in agarose gel। तो जो छोटे फ्रैगमेंट होते हैं वो ज़्यादा मूव करते हैं और जो बड़े फ्रैगमेंट होते हैं वो कम मूव करते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो छोटा फ्रैगमेंट होगा, अगर ये इलेक्ट्रोफोरोसिस में हम लोग देखें, छोटा फ्रैगमेंट जो होगा वो किधर की ओर मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव रहेगा, ज़्यादा एनोड की तरफ। और ये बेल जहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन सस्पेंशन को डालते हैं, ओके। तो यहाँ पे बड़ा वाला फ्रैगमेंट ये पीछे रह जाएगा और जो छोटा फ्रैगमेंट है वो आगे मूव कर जाएगा। तो वही बोल रहा है स्मॉलर द साइज ऑफ फ्रैगमेंट, जितना फ्रैगमेंट का साइज छोटा होगा वो वो होगा एनोड की तरफ होगा, ये एनोड वाले रीजन में। जबकि जो लार्जर फ्रैगमेंट होगा वो बेल की तरफ होगा इन एगोरोजेल। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है which of the following enzyme are not essential for gene cloning। जीन क्लोनिंग के लिए कौन सा एंजाइम का रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन ए में है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये तो जरूरत पड़ेगा क्योंकि स्ट्रैंड्स को कट करने के लिए। डीएनए लाइगेज स्ट्रैंड्स को जोड़ने के लिए। म्यूटेज का कोई काम नहीं है। डीएनए रिकॉम्बिनेज का भी कोई काम नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज का काम है। तो इसमें हो जाएगा जो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सी एंड डी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्पलीफाइज डीएनए फॉलोइंग द इक्वेशन। पीसीआर में कौन सी इक्वेशन फॉलो होता है वो बताना है। तो
इसमें इक्वेशन हो जाएगा 2 का पावर n, जहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ साइकिल को, नंबर ऑफ साइकिल। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ बायोरिएक्टर which is used as a foam breaker from the given figure। हमें इस फिगर में बताना है कौन सा पार्ट है जो कि फोम ब्रेकर के तरह यूज होता है। तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा ये बी वाला पार्ट, ये फोम ब्रेकर की तरह यूज होता है। फोम ब्रेकर की तरह यूज होता है। अब आपको बताना है कि इसमें ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है द ब्लू एंड व्हाइट सेलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड which differentiate recombinant colonies from non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substrate। ओके, कह रहा है कि हम लोग ब्लू एंड व्हाइट सेलेक्टेबल मार्कर को यूज करते हैं ये पता करने के लिए कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा रिकॉम्बिनेंट नहीं है। ओके, तो इसमें हमें बताना है, हमें ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन 1 और स्टेटमेंट 2, और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 में दिया गया है द ब्लू कलर कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड दे आर आइडेंटिफाई एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। अगर ये ब्लू कलर का प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होगा, क्योंकि अगर हमने वहाँ पे डीएनए इंसर्ट कर दिया जहाँ पे ये ब्लू कलर का के लिए जो इंजाइम रिस्पॉन्सिबल था, तो ये ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और स्टेटमेंट बी में दिया गया है द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर have DNA insert in the plasmid and are identified as recombinant colonies। तो ये स्टेटमेंट सही है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम से समझो, ये वो रीजन था जहाँ पे ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो अगर इस वाले रीजन में हमने हमने अपने डीएनए को यहाँ पे डाल दिया तो ये जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाएगा और ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जिसमें ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है वो हमारा रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज है, और जिसमें ये ब्लू कलर प्रोड्यूस हो पा रहा है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन 1 रॉन्ग है और स्टेटमेंट 2 राइट है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने बायोटेक्नोलॉजी से किए। आप ये बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।